जैसा कि अभी आपने देखा, अपनी गाड़ी ने 50,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब 50,000 किलोमीटर पूरे होने पे एक तरीके का ओनरशिप रिव्यू आपको बताता हूँ कि मेरी अब इस गाड़ी के बारे में क्या फीलिंग है। तो जो पहली बात है वो तो जिन लोगों ने भी मेरी इस चैनल को फॉलो किया है, मैंने इसकी गाड़ी के 1 साल पूरे होने पे एक वीडियो ओनरशिप रिव्यू टाइप बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने कार ली थी तो उस समय कार की जो हेड, ये जो मेन कंसोल डिस्प्ले रहता है, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया था सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण, और उसी समय लॉकडाउन हुआ था। तो कार काफ़ी टाइम के लिए वर्कशॉप में थी, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के लिए। पर वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी क्योंकि उस समय लॉकडाउन सारी दुनिया में था और स्पेयर मंगाने का कोई तरीका नहीं था। पर उसके बाद से फिंगर्स क्रॉस्ड कार में मेरे को कोई मेन समस्या नहीं हुई है। यूजुअल रिपेयर्स जो कि अभी चूँकि 50,000 किलोमीटर हुए हैं तो 2 बार ऑयल चेंज सर्विस हो चुकी है, फ्रंट और रियर ब्रेक पैड्स चेंज हो चुके हैं, फ्रंट ब्रेक डिस्क चेंज हो चुकी है और रियर ब्रेक डिस्क अभी कुछ दिनों में होने वाली है। पिछली बार जब मैंने सर्विस के लिए गाड़ी भेजी थी तो उनका कहना था कि करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर शायद और चल जाएगी, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस समय ये अपनी नॉर्थ इंडिया ड्राइव पे हूँ, इससे लौटने के बाद शायद ब्रेक डिस्क चेंज करवाना पड़े, तो तब उसको अपन चेंज कराएंगे। इसके साथ पीछे के जो 2 टायर हैं वो मुझे बीच में बदलवाने पड़े थे क्योंकि उनमें से जो एक टायर था वो बहुत घिस गया था, क्योंकि शायद जब मैंने उसको रिप्लेस कराया था तो जो व्हील बैलेंसिंग है वो ठीक से नहीं हुई थी। तो एक तो मेरी जो सीख मुझे ये मिली है कि आप ज़्यादातर जो कार डीलर होते हैं या तो टायर आप उनसे ना बदलवाएं, पर मुझे जैसे BMW से बदलवाना पड़ता है क्योंकि BMW का जो सिक्योर पैकेज है उसमें एक टायर इंश्योरेंस होता है जो आप तभी ले सकते हैं जब आप टायर उनसे बदलवाएं। अगर आप सेम ब्रांड का टायर भी बाहर से बदलवाते हैं तो वो उसको इंश्योरेंस में इंडोर्स नहीं करते हैं, और मेरे साथ ये हुआ था। पिछली बार मैंने टायर बाहर से बदलवाए थे और उन्होंने इंडोर्स करने से मना कर दिया था। चलिए खैर वो ठीक है। तो मेरा एक टायर काफ़ी घिस गया था क्योंकि व्हील बैलेंसिंग ठीक से नहीं हुई थी और उसके कारण वो टायर बदलवाना पड़ा। तो मैंने बेसिकली पीछे के दोनों टायर बदलवाए थे उस समय, और अब धीरे धीरे मुझे, और उस समय जो आगे के टायर थे उनकी जो ट्रेड डेप्थ थी वो ऑलमोस्ट 5.5 mm थी। तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार किलोमीटर के अंदर मेरे को ये टायर बदलवाने पड़ेंगे, तो वो एक बड़ा खर्चा आएगा। पर उसके अलावा कार में अभी तक कोई विशेष समस्या नहीं आई है, बढ़िया चल रही है। करीब 4 या 5 मैंने लॉन्ग ट्रिप, मैंने कर्नाटका की पूरी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उसकी ट्रिप की थी। एक बार मैं भोपाल तक इसके पहले गया था, एक अभी भी मैं भोपाल से आ रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक ट्रिप की थी जिसमें मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और काफ़ी जगह गया था। तो काफ़ी मैंने गाड़ी चला ली है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा। अब चलिए बात करते हैं कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है इस गाड़ी का इतने दिनों बाद। जैसा कि आपको पता है ये मेरी सेकंड BMW X5 है और ये टिपिकल BMW। आपको चलाते समय BMW सारी गाड़ियों की खासियत यही होती है कि उनकी जो डिज़ाइन है उसमें कुछ ज़्यादा सडन चेंजेस नहीं आते हैं। तो जैसे ही आप कार में बैठोगे कुछ ही देर बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या कंट्रोल्स कहाँ पे है, और गाड़ी का इवन जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा प्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे कि आप अगर देखें स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, ऑलमोस्ट सारी BMW गाड़ी मैंने 3 सीरीज़ चलाई है, 5 सीरीज़ चलाई है, X1 और ये 2 X5 चलाई हैं।
बहुत ही सिमिलर स्टीयरिंग रिस्पांस रहता है, बहुत ही सिमिलर थ्रॉटल रिस्पांस रहता है। और मैं इनको कोई बहुत ज़्यादा स्पीड पे ये गाड़ियाँ नहीं चलाता हूँ, पर आप जो एवरेज स्पीड लिमिट है जो कि इंडिया के सारे ज़्यादातर हाईवेज़ में, तो चलिए अब थोड़ा इन केबिन नॉइस की बात करते हैं। इस समय देखते हैं कि अपनी गाड़ी खड़ी है हाईवे के किनारे, तो एम्बिएंट नॉइस क्या है। ये iOS पे जो एक डीबी मीटर ऐप है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस समय जो एम्बिएंट नॉइस है वो ये बता रहा है करीब 66 डेसिबल से 70 के बीच में। बेसिकली 63-64 के लगभग है। तो अब अपन आगे चलते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिर देखते हैं। तो अब अपनी गाड़ी अपन ने आगे बढ़ाई और बेसिकली 60 पे अपन ने क्रूज़ कंट्रोल कर दिया। तो इस समय जो एम्बिएंट नॉइस आ रही है वो 69 से 70 के लगभग आ रही है। इस समय स्पीड है 60 किलोमीटर्स और अपन ने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है, तो कार अपना ऑप्टिमम आरपीएम पे इसको चला रही है। अपन इसको बढ़ाते हैं थोड़ा स्पीड, मान लीजिए 80 कर दी है अपन ने भी। जो एम्बिएंट नॉइस है केबिन के अंदर वो 69 है। तो आप देखेंगे हायर स्पीड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर अपन इसकी विंडो खोलें तो देखते हैं कि कितनी नॉइज़ ब्लॉक हो रही है। अब यहाँ थोड़े स्पीड ब्रेकर हैं, इनको क्रॉस करते हैं। फिर तो ये देखिए अपन ने इसको क्रॉस किया, और अगर अपन कार की विंडो खोल दें अब जो एम्बिएंट नॉइज़ है वो 76 है, और अपन ने विंडो बंद कर दिया, फिर से 69 पे आ गई है। अब अपन स्पीड को 100 तक ले जाते हैं। अब जो एम्बिएंट नॉइस है वो 70 और 71 के बीच में है, और अगर अपन विंडो खोलें तो वही 75-76 के लगभग आती है। तो इतना आप देख सकते हैं फ़र्क, कितनी नॉइस कार से ब्लॉक होती है। और अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप गाड़ी को मैक्सिमम 100 से 110 से ज़्यादा ना चलाएं तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है, और साथ में ही बड़ी कंफर्टेबल रहती है। आप अगर कुछ घंटों की ड्राइव करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आप उतना टायर्ड नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आपका व्यू अच्छा रहता है और आपको रिलैक्स होने का काफ़ी टाइम मिलता है। अभी अपन देखते हैं कि स्पीड पे गाड़ी में वाइब्रेशन कैसे आते हैं। तो उसके लिए अपन कोई एक्सेलेरोमीटर ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं।
तो अभी अपन कार में क्या वाइब्रेशन डिटेक्ट होती है चलते समय वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन ने फ़ोन पे एक एक्सेलरोमीटर ऐप है वो इंस्टॉल कर लिया है और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और उसको मैंने एक फ्लैट सरफेस पे यहाँ रख दिया है जिससे कि जो भी गाड़ी में वाइब्रेशन आएगा वो डिटेक्ट होगा। तो अभी अपनी गाड़ी स्टेशनरी है पर इंजन ऑन है। तो उस समय अपन को एक्स और वाई एक्सिस पे बहुत ही नॉमिनल रीडिंग आ रही हैं जो कि 0.0 एक्स में 0.0 कुछ है 0.05 और वाई में 0.3 है। अब अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। पहले अपन 60 पे ले जाएंगे, फिर 80 पे और फिर 100 पे और फिर देखेंगे कि वाइब्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, ये अपन आगे बढ़ते हैं और ये अपनी स्पीड 60 पे आ गई और इस समय भी रीडिंग ठीक ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब अपन इसको 80 पे करते हैं। अब थोड़ा बहुत तो रोड का भी फ़र्क पड़ता है पर कोई ख़ास आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता 80 पे। अब अपन 100 की स्पीड पे जाते हैं। ये फ्लाई ओवर है तो इसमें अंडुलेशन थोड़े ज़्यादा है, तो अपन यहाँ से आगे बढ़ के नीचे उतर के देखते हैं यहाँ जहाँ रोड ज़्यादा फ्लैट है। ये 100 की स्पीड है और अब अपन इस ट्रक से थोड़ा आगे निकल के फिर एक 120 और ट्राई करते हैं। ये 120 हो गया, इस समय स्पीड 120 है। तो इस समय थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेगा पर फिर भी मतलब आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर आप सो रहे हैं तो आप आराम से सोते रह सकते हैं। तो चलिए अब इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी की बात करते हैं। इस गाड़ी में तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कोई भी चीज़ में कुछ खराबी आने से पहले ही आपको अलर्ट आ जाता है। इतने सारे एरर कोड हैं जिनको आप सेल्फ डायग्नोज भी कर सकते हो थोड़ी बहुत टूल्स से। लेकिन वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ड्राइविंग के बीच में नहीं आती है। उस इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प आपको करती है कि अगर आपने किसी टर्न पे बहुत हाई स्पीड पे आपने एक टर्न ले लिया तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अपने आप किक इन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। या आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया तो ABS अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस गाड़ी की जो मुझे बात अच्छी ये लगती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हिडन है, वो आपकी आंखों से दूर है। जब आप चला रहे हैं तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है। सिर्फ 2 स्पीड अलर्ट हैं जो आपको इंटरफियर करते हैं। 2 स्पीड अलर्ट और एक सीट बेल्ट अलर्ट। स्पीड अलर्ट एक 80 पे आता है और एक 119 पे आता है। 80 वाला स्पीड अलर्ट सिर्फ एक बार आवाज़ करता है और 119 के बाद 120 से ऊपर वो कॉन्स्टेंटली आवाज़ करता रहता है। और मुझे लगता है वो कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन है जिसे, क्योंकि वो आजकल सारी नई गाड़ियों में दिख रहा है। और सीट बेल्ट ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं लगाई है तो वो सीट बेल्ट वाला अलर्ट आपको परेशान करता रहेगा। पर उसके अलावा जो दूसरी मुख्य बात मुझे अच्छी लगती है कि वो ये गाड़ी का प्रिसीजन, गाड़ी का हर कंट्रोल जो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, वो वेल डिफाइंड तरीके से काम करता है। एक बार आप हफ्ते भर इस गाड़ी को चला लें तब आपको क्लियरली पता चल जाता है कि अगर आपको गाड़ी को 100 मीटर से पहले रोकना है तो आप कितना ब्रेक लगाएं,
या अगर आपको टर्न लेना है तो कितनी स्टीयरिंग कहाँ पे घुमानी है, और वो प्रिसाइसली उतना ही गाड़ी मुड़ेगी। बहुत सी गाड़ियों में, मैंने बहुत सी गाड़ियाँ चलाई, उनमें क्या होता है जब आप स्टीयरिंग मोड़ रहे हो पर्टिकुलरली थोड़ा हाई स्पीड पे, तो आपको एक दो बार स्टीयरिंग एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने स्टीयरिंग इनपुट दिया, कभी कभी ओवर करेक्ट हो जाता है, कभी कभी अंडर करेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर उसे बीच में और इनपुट देना पड़ता है। इस गाड़ी में मुझे वो समस्या कभी नहीं आती है। मुझे एग्जैक्टली जब मैंने गाड़ी को टर्न करना है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कितना मोड़ना है, और वो गाड़ी उतना मुड़ जाती है। अगर मैं एक लेन हूँ और मैं 90 डिग्री टर्न ले रहा हूँ, तो मैं उसी लेन में रह के 90 डिग्री टर्न ले सकता हूँ अगर पॉसिबल। तो अब वो जो प्रिसीजन है सारे कंट्रोल्स का, वो मुझे मतलब इस गाड़ी का बहुत पसंद है। इसके अलावा डाउन साइड की बात करें तो कुछ डाउन साइड है वो जो BMW की इंडिया पैकेजिंग है उससे रिलेटेड, जैसे कि ये गाड़ी काफ़ी महंगी गाड़ी है, पर इस पैसे पे भी आपको जो सिंपल जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग टाइप के जो फीचर्स कुछ गाड़ियों में आते हैं, ADAS लेवल 2 फीचर्स कुछ गाड़ियों में आने लगे हैं, इस गाड़ी में वो नहीं है, जबकि वो इंटरनेशनल मॉडल्स में अवेलेबल है, और इंडिया में वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल नहीं है। मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लोर किया था कि अगर मैं रेट्रोफिट कराना चाहूँ तो क्या हो सकता है, उनका कहना है कि वो रेट्रोफिट पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉस्ट है गाड़ी की, उसके हिसाब से वो जो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर जो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, वो इस गाड़ी में नहीं है, वो एक डाउन साइड है। अब पर वो समस्या और भी कई एक्सपेंसिव गाड़ियों में है। इसके अलावा थोड़ा पेट्रोल और डीजल की बात की जाए, मेरी जो पिछली X5 थी वो डीजल थी, ये पेट्रोल है, और इवन दो ये इसकी जो वो कॉस्ट है गाड़ी को चलाने की वो डीज़ल वाली से, क्योंकि डीज़ल का माइलेज भी बेटर रहता है। डीज़ल X5 आपको इजीली हाईवे पे 12-13 का माइलेज देगी, जबकि ये गाड़ी जैसे इस समय मैं अभी 3000 किलोमीटर के ट्रिप पे हूँ और एवरेज जो कंजम्पशन है वो 9.3 है, और सिटी में उसका माइलेज भाई 8.5 की रेंज में रहता है। लेकिन अब 3 साल चलाने के बाद भी जो गाड़ी का मेरी जो पिछली X5 थी, जिस तरीके की जो इन केबिन नॉइस डीजल इंजन के कारण आती थी, वैसी नॉइस इसमें फील नहीं होती है। तो पेट्रोल इंजन ज़्यादा क्वाइट है, और ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव में मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील रहता है। तो मेरी प्रेफरेंस अगर कोई मुझसे पूछे तो अभी भी पेट्रोल इंजन ही है, क्योंकि अगर आप माइलेज के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आपको 20 के ऊपर का माइलेज देंगी, और आप उन्हें खरीदें, ये खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात, अगर आप मोस्टली शॉफर से गाड़ी ड्राइव करवाते हैं तो इस गाड़ी को ना खरीदें, क्योंकि ये गाड़ी का जो बेस्ट फीचर है वो है ड्राइविंग पोजीशन और ड्राइविंग कंफर्ट। अगर आपको ड्राइव करने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस गाड़ी को क्या BMW की किसी गाड़ी को ना खरीदें। अगर आप इस रेंज में गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप मर्सिडीज़ चेक कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। ये गाड़ी ड्राइवर के लिए है, बनी हुई है। इसकी जो ज़्यादातर ध्यान दिया गया है इस गाड़ी में, ज़्यादातर जो थॉट प्रोसेस है वो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर आप शोफर ड्रिवन गाड़ियाँ चलाते हैं और तो इस गाड़ी को ना ख़रीदें, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस, अब मेरे को करीब अगस्त में 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2 साल 9 महीने करीब हो चुका है इस गाड़ी को चलाते चलाते। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और कोई मुझे विशेष तकलीफ़ नहीं है इस गाड़ी से। बस यही है कि जो लग्जरी कार्स है इंडिया में, अगर उनमें कुछ समस्या आती है तो उसका जो रिपेयर्स वगैरह एक्सपेंसिव हैं, पर वो कोई BMW स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, वो हर गाड़ी में वही समस्या रहती है। पिछली X5 से अगर कंपेयर करें कि तो इसका जो सस्पेंशन जो अडाप्टिव है सस्पेंशन है, जिसमें हाइट एडजस्टमेंट है, अब मेरी इतनी ट्रिप्स में 1-2 जगह मुझे वो यूज़ करना पड़ा क्योंकि नीचे कुछ पत्थर वगैरह थे, तो आप गाड़ी की हाइट शायद 40 mm से बढ़ा सकते हो।
थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, तो उससे कभी आप किसी ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे कि आप मतलब जहाँ पे भी आप नीचे पत्थर है और आप निकल नहीं पा रहे हैं तो आप निकल सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, मैं तो मोस्टली फ्रंट सीट पर रहता हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट सीट है, जो कि आप मेमोरी पोजीशन में स्टोर कर सकते हो, और वो आपकी रियर व्यू मिरर, सीट पोजीशन और हाँ, यही दो चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर करेगा, और जो आप की यूज़ कर रहे हो उसमें भी स्टोर करके रखता है। तो वो सब बढ़िया है। तो बस इतना ही मेरे ख्याल से मेरी थॉट्स थी इस गाड़ी के बारे में। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। बाकी ये मेरी जो ट्रिप चल रही है, मैं उससे रिटर्न हो रहा हूँ। तो अब इस समय मैं अनंतपुर से करीब 20-22 किलोमीटर पहले हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपन, चलिए।